जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी कंपनी है जो साल दर साल लगभग $5 बिलियन से ज्यादा का नुकसान झेल रही है। 5 बिलियन? बाप रे। हाँ, 5 बिलियन। और उसका खर्चा बस आसमान छू रहा है। हाँ। लेकिन पिछले महज 14 महीनों में उस कंपनी की वैल्यूएशन यानी उसकी मार्केट की कीमत $157 बिलियन से उछलकर सीधा $830 बिलियन तक पहुंच गई। दिमाग थोड़ा घूम जाता है ना ऐसे आंकड़े सुनकर। एकदम घूम जाता है। मतलब कोई भी देखेगा तो यही सोचेगा कि ये चल क्या रहा है। वही तो, जब भी कोई ऐसे आंकड़े देखता है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या हम भविष्य की सबसे बड़ी क्रांति देख रहे हैं, या फिर ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जो किसी भी वक्त फट सकता है। तो इसलिए आज की इस गहरी चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये सवाल आज के वक्त का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से जो आंकड़े और रिपोर्ट्स आई हैं वो बहुत कुछ कह रही हैं। जैसे कि वो फ्रांस अपागने की द स्टेट ऑफ एआई 2026 रिपोर्ट। हाँ, वो रिपोर्ट और साथ ही रे डालियो की नई किताब आई है, हाउ कंट्रीज गो ब्रोक। तो इन सबको मिलाकर ना एक बहुत ही अजीब और उथल-पुथल भरे आर्थिक माहौल की तस्वीर दिखती है। और इस उथल-पुथल को समझना ही आज हमारा मुख्य मकसद है। हम देखते हैं कि मार्केट कभी एकदम टॉप पर होता है और कभी अचानक जमीन पर आ गिरता है। ये तेजी और मंदी का चक्र आखिर काम कैसे करता है? और ये जो 2026 का एआई बूम है, ये इसमें कहाँ फिट बैठता है? सही बात है। और सबसे खास बात ये समझनी है कि एक आम निवेशक या रिटायर होने वाला इंसान इस माहौल में अपनी जमा पूंजी को कैसे बचा सकता है। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले उस जड़ की बात करते हैं जहां से ये सारी मैक्रो इकोनॉमिक कहानी शुरू होती है। देखिए, अगर हमें इस एआई बूम या किसी भी बड़े टेक बबल को समझना है ना, तो पहले ये देखना होगा कि ऐसी क्रांतियों को हवा कहाँ से मिलती है। इसके लिए एक थोड़ी पुरानी पर सॉलिड थ्योरी है, जिसे ऑस्ट्रियन बिजनेस साइकिल थ्योरी कहते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रियन बिजनेस साइकिल थ्योरी, ये किस बारे में है? इस थ्योरी के मुताबिक जब किसी देश के सेंट्रल बैंक्स आर्टिफिशियली इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ज्यादा गिरा देते हैं, यानी कर्ज को एकदम सस्ता कर देते हैं, तो मार्केट में ना पैसे की बाढ़ आ जाती है। ओह, ओके, यानी सस्ता लोन मिलने लगता है सबको। हाँ, और इस सस्ते पैसे की वजह से एक चीज शुरू होती है जिसे माल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब लोग वहां पैसा लगाने लगते हैं जहां असल में जरूरत होती ही नहीं है। रुकिए, इस मिस इन्वेस्टमेंट वाले कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा आसान भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि ये शब्द सुनने में बड़ा टेक्निकल सा लगता है। जैसे मान लीजिए एक रियल एस्टेट बिल्डर है, सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट लगभग 0 कर दिया है, तो बैंक उस बिल्डर को हजारों करोड़ रुपए का कर्ज मुफ्त के भाव में पकड़ा देता है। अब वो बिल्डर उस सस्ते कर्ज के नशे में एक ऐसी बंजर जगह पर 100 मंजिला लग्जरी बिल्डिंग बना देता है जहां कोई रहना ही नहीं चाहता। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है ये। तो जब तक इंटरेस्ट रेट 0 था, सब ठीक लग रहा था, बिल्डिंग बन रही थी, लोगों को काम मिल रहा था। पर जैसे ही सेंट्रल बैंक आगे चलकर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है और उस बिल्डर को महंगी ईएमआई चुकानी पड़ती है, तो पता चलता है कि वहां तो कोई फ्लैट खरीदने वाला था ही नहीं। और उसका पूरा प्रोजेक्ट वहीं डूब जाता है। इसे ही मिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एक ऐसी जगह पर रिसोर्सेज लगाना जिसका लंबे समय में कोई मतलब ही नहीं बनता। खासकर जो लॉन्ग टर्म हाईटेक प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें ये सबसे ज्यादा होता है। अच्छा। तो सस्ते पैसे की वजह से हवा में महल बनने लगते हैं। हाँ। और यही बात रे डालियो अपनी किताब हाउ कंट्रीज गो ब्रोक में भी समझाते हैं। वो बिग डेट साइकिल्स यानी कर्ज के बड़े चक्रों की बात करते हैं। डालियो बताते हैं कि जब सरकारें और बैंक्स क्षमता से ज्यादा पैसा छापते हैं, तो शुरू में लगता है इकोनॉमी बड़ी तेजी से भाग रही है, पर अंदर ही अंदर वो कर्ज का गुब्बारा फूल रहा होता है। वही तो, कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि एक ना एक दिन वो गुब्बारा फटना तय होता है। तो जो मंदी आती है, जिसे हम रिसेशन कहते हैं, जिसमें लोग नौकरियां खोते हैं, मार्केट गिरता है, वो दरअसल इस गुब्बारे के फटने का ही नतीजा है। हाँ, और ऑस्ट्रियन थ्योरी तो ये भी कहती है कि रिसेशन कोई बीमारी नहीं है, रिसेशन असल में एक इलाज है। बूम के दौरान जो बेकार निवेश हुआ था, वो खाली बिल्डिंग बनी थी, रिसेशन आकर उसको साफ करता है। ये तो बड़ी अजीब बात है यार। यानी जो तेजी थी वो असल में बीमारी थी, और जो मंदी आती है वो दरअसल इकोनॉमी का बुखार उतारने का तरीका है। एकदम सही। वो खराब इन्वेस्टमेंट को खत्म करता है
ताकि पैसा वापस सही जगह जा सके। ये इकोनॉमी का नेचुरल इलाज है। तो अगर हम इस मैल इन्वेस्टमेंट वाले चश्मे से आज के एआई बूम को देखें तो सच कहूं तो थोड़ी घबराहट होने लगती है, क्योंकि अगर फ्रांस एपांग की रिपोर्ट के आंकड़े देखें तो वो सच में होश उड़ा देने वाले हैं। हाँ, आंकड़े तो सच में बहुत बड़े हैं इस बार। मतलब 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में दुनिया भर में लगभग 202.3 बिलियन डॉलर्स का निवेश हुआ। ये पता है कितना है? ये पूरी दुनिया के टोटल वेंचर कैपिटल का 50% है। आधे से ज्यादा पैसा सिर्फ एक सेक्टर में चला गया। वही तो, इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारा का सारा पैसा उठकर सिर्फ एक अकेले ट्रेंड में चला जाए। ये तो सीधा सीधा वही 100 मंजिला बंजर बिल्डिंग बनाने जैसा लग रहा है मुझे। डर लगना लाजमी है इसमें, खासकर जब आप ओपन एआई जैसी कंपनियों की वैल्यूएशंस देखते हैं, जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। उनका रेवेन्यू करीब 18 से 20 बिलियन तक जरूर पहुंचा है, लेकिन नुकसान भी तो देखिए। हाँ, $5 बिलियन से ऊपर का लॉस है। फिर भी 830 बिलियन की वैल्यूएशन मिल रही है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात वो है जिसे रिपोर्ट में सर्कुलर फाइनेंसिंग कहा गया है, एक आपस में पैसा घुमाने का मकड़ जाल। यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट करता क्या है, वो ओपन एआई में हजारों करोड़ का निवेश करता है, पर कैश में नहीं, एज़्योर क्लाउड क्रेडिट्स के रूप में। फिर बदले में ओपन एआई वादा करता है कि वो माइक्रोसॉफ्ट से $250 बिलियन का क्लाउड स्पेस खरीदेगा। फिर वही ओपन एआई जाकर चिप मेकर एनवीडिया से करोड़ों के जीपीयूज खरीदता है। और मजेदार बात यह है कि एनवीडिया वापस आकर उसी ओपन एआई में पैसा इन्वेस्ट कर देता है। और Amazon भी सेम यही मॉडल अपनी AWS सर्विसेज के जरिए चला रहा है। तो एक आम इंसान सोचेगा कि क्या ये 1999 के .com बबल जैसा नहीं लग रहा? उस वक्त भी तो टेलीकॉम कंपनियां एक दूसरे का फाइबर ऑप्टिक खरीदकर पेपर पर रेवेन्यू बढ़ा दिखा रही थीं। क्या ये बड़ी कंपनियों का आपस में पैसा घुमाने का खेल है? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है और शुरू में बिल्कुल वैसा ही लगता है कि बबल वापस आ गया है। लेकिन यहाँ एक जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो समझना जरूरी है। इन दोनों दौर में एक गहरा फर्क है। क्या फर्क है असल में? देखिए, .com के वक्त सिस्को हार्डवेयर और नेटवर्किंग का किंग था। वो अपने आने वाले प्रॉफिट्स के लगभग 150 गुना यानी 150x फॉरवर्ड अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा था। पर सबसे बुरी बात ये थी कि उनका प्रॉफिट मार्जिन लगातार गिर रहा था। अच्छा, यानी सेल्स दिख रही थी पर असल में प्रॉफिट नहीं बन रहा था। हाँ, रियल डिमांड नहीं थी। कंपनियां एक दूसरे का हार्डवेयर खरीदकर बस रेवेन्यू पेपर पर दिखा रही थी, रियल कैश जनरेट नहीं हो रहा था उनके पास। और आज के हार्डवेयर किंग यानी एनवीडिया की क्या स्थिति है? आज एनवीडिया का नेट मार्जिन 53.4% है, 53.4। ये किसी भी हार्डवेयर या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए लगभग असंभव आंकड़ा है। और वो अपनी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स के महज 54 गुना पर ट्रेड कर रहा है, जो कि सिस्को के 150 गुना से तो बहुत कम है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, गूगल, ये जो सर्कुलर फाइनेंसिंग जैसा लग रहा है ना, ये ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास अपने पुराने बिजनेसेस से हर क्वार्टर में अरबों डॉलर्स का रियल कैश फ्लो आता है। ओ, तो इनके पास सस्ते उधार का पैसा नहीं है बल्कि अपना खुद का कमाया हुआ प्रॉफिट है। हाँ, आज की टेक जायंट्स के बैलेंस शीट्स दुनिया में सबसे मजबूत है। उत्साह जरूर ज्यादा है, थोड़ी हाइप भी है, पर यह हवाई महल नहीं है, ये रियल कैश की फाउंडेशन पर बना है। तो इसका मतलब पैसा तो अंधाधुंध लग रहा है और शायद वैल्यूएशन ज्यादा भी हो, पर फाउंडेशन खोखली नहीं है इस बार। लेकिन इससे एक और सवाल उठता है, पेपर पर मार्जिन्स अच्छे हैं, वो ठीक है, पर क्या आम जिंदगी में इस एआई का कोई असली बदलाव आ रहा है? जमीनी असर न सिर्फ असली है, बल्कि वो इतनी तेजी से हो रहा है जो पहले शायद कभी नहीं देखा गया। अगर हम सिर्फ सॉफ्टवेयर की दुनिया देखें तो एंथ्रोपिक नाम की कंपनी को ही ले लीजिए। हाँ, उनका डेटा रिपोर्ट में काफी चौंकाने वाला था। बिल्कुल, उनका रेवेन्यू महज 22 महीनों में $87 मिलियन से बढ़कर सीधा $7 बिलियन तक पहुंच गया। B2B सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री में ऐसी रॉकेट जैसी ग्रोथ कभी नहीं हुई। ये आंकड़ा बड़ा जरूर है, पर आखिर में है तो सॉफ्टवेयर ही ना। टेक वाले लोग टेक की चीजें खरीद रहे हैं। मैं फिजिकल दुनिया की बात कर रहा था। उसका भी एग्जाम्पल है रिपोर्ट में। हेल्थ केयर की एक केस स्टडी देखिए। इन सिलिको मेडिसिन्स करके एक कंपनी है। उन्होंने एआई का इस्तेमाल करके रेंटोसर्टिब नाम की एक बिल्कुल नई दवा खोज निकाली। अच्छा, इसमें एआई का क्या रोल था?
आमतौर पर एक दवा को खोजने और उसके फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स तक पहुंचने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। एआई ने यही काम सिर्फ 12 से 18 महीनों में पूरा कर दिया। वेट, रियली? इतना बड़ा टाइम जंप? इसका मतलब तो अरबों रुपए की रिसर्च कॉस्ट बच गई होगी इनकी। हाँ, टाइम और पैसा दोनों बचा। और यही ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट फिजिकल दुनिया में रोबोटिक्स में भी आना शुरू हो गया है। हम फिगर एआई के रोबोट्स को सच में BMW की फैक्ट्री में कार असेंबल करते हुए देख रहे हैं अभी। और वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स का डेटा भी तो आया था रिसेंटली, वेमो वाला। वही तो, वेमो की कार्स ने इंसानों के मुकाबले गंभीर दुर्घटनाओं में 91% की कमी लाई है। ये प्रोडक्टिविटी का एक बिल्कुल ही अलग और नया लेवल है जो जमीन पर दिख रहा है। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? एक तरफ प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, पर दूसरी तरफ मैं एक अजीब सा विरोधाभास देखता हूं इससे जे कर्व वाले कॉन्सेप्ट में। जे कर्व ऑफ प्रोडक्टिविटी, हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। रिपोर्ट कहती है कि जब कंपनी नया एआई सिस्टम लगाती है तो शुरू में उनकी प्रोडक्टिविटी 1.33% गिर जाती है, क्योंकि लोग नया सिस्टम सीख रहे होते हैं। ये उस कर्व का डिप है जहां सब खराब लगता है। और साथ में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहती है कि 85 मिलियन जॉब्स जाएंगी, पर वही 77 मिलियन नई जॉब्स आएंगी। 77 मिलियन नई जॉब्स? मैथमेटिक्स के हिसाब से तो फायदा ही है। वही मैं सोच रहा था कि नेट तो 12 मिलियन नई जॉब्स का फायदा हो रहा है ना, फिर लोग बेरोजगारी से इतना डर क्यों रहे हैं? ये घबराहट क्यों है? इस डर के पीछे एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है जो स्किल्स गैप या डिजिटल डिवाइड से जुड़ा है। असल समस्या ये नहीं है कि फ्यूचर में जॉब्स नहीं होंगी, समस्या ये है कि वो जॉब्स किन लोगों के लिए होंगी। नई जॉब्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी? आंकड़े बताते हैं कि इन 97 मिलियन नई जॉब्स में से 77% के लिए आपको मास्टर्स डिग्री या उस लेवल की टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए होगी। अब आप उस वर्कर के बारे में सोचिए जो फैक्ट्री में मैनुअल डेटा एंट्री कर रहा था। उसकी तो नौकरी चली गई। हाँ, और जो नई नौकरी आई है वो किसी एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर की है। वो बेचारा आम वर्कर रातों रात मास्टर्स डिग्री कहाँ से लाएगा? तो ये वैसा ही हो गया कि अचानक से सब घोड़ा गाड़ी हटा के मोटर कार ले आए और घोड़ा चलाने वाले को बोल रहे हैं कि भाई नौकरियां बहुत हैं, बस कल सुबह आके कार का इंजन रिपेयर कर देना। ये ट्रांजिशन बड़ा अजीब सा होने वाला है। बिल्कुल, पुरानी आदत छूट रही है और नई आई नहीं है। यही वो ऑकवर्ड और दर्दनाक ट्रांजिशन फेज है। आम वर्कर के लिए ये बॉटम डिप निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में जब आम जिंदगी में लोग जे कर्व की डिप में फंसे हैं और ट्रांजिशन का दर्द झेल रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि स्टॉक मार्केट आसमान पर क्यों बैठा है? ये डिस्कनेक्ट क्यों है इकोनॉमी और मार्केट के बीच? ये डिस्कनेक्ट इसलिए लगता है क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी भी ना आज क्या हो रहा है उस पे नहीं चलता। मार्केट हमेशा इकोनॉमी से आगे चलता है, एक फॉरवर्ड लुकिंग मशीन है। मतलब मार्केट भविष्य देख रहा है? हाँ, लगभग 6 से 9 महीने आगे। जब इकोनॉमी में सबसे ज्यादा डर होता है तब स्मार्ट इन्वेस्टर्स इस उम्मीद पर पैसा लगाते हैं कि अगले साल चीजें सुधर जाएंगी। इसे पढ़ने की एक पूरी टेक्निक है जिसे सेक्टर रोटेशन कहते हैं। हाँ, सेक्टर रोटेशन। मैंने इसके बारे में पढ़ा था रिपोर्ट में। हाँ। इसके मुताबिक इकोनॉमिक साइकिल के 4 चरण होते हैं: रिसेशन, रिकवरी, एक्सपेंशन और पीक। सही। और हर फेज में अलग सेक्टर हीरो बनता है। जैसे अर्ली रिकवरी में टेक्नोलॉजी और ऑटो लीड करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब रिसेशन खत्म हो रहा होता है तो कंपनियां नए लोग हायर करने से डरती हैं। उन्हें लगता है टेक खरीद लो ताकि कम लोगों से ज्यादा काम निकाल सकें। एग्जैक्टली। इसीलिए टेक स्टॉक सबसे पहले भागते हैं ऊपर। और इसके बिल्कुल उलट, जब मार्केट अपने टॉप पर होता है और रिसेशन का डर आने लगता है तब कंज्यूमर स्टेपल्स और एनर्जी बेहतर परफॉर्म करते हैं। उसका भी लॉजिक बड़ा सीधा है। चाहे एआई सबकी नौकरी ले ले या मार्केट क्रैश हो जाए, कोई भी इंसान सुबह उठकर ब्रश करना थोड़ी बंद करेगा या राशन खरीदना नहीं छोड़ेगा। तो कंज्यूमर स्टेबल्स रिसेशन में भी पैसा कमाते हैं। एकदम सही कहा आपने। पैसा कभी बाहर नहीं जाता, बस इकोनॉमी की स्थिति के हिसाब से शिफ्ट होता रहता है। पर इसमें सबसे बड़ा गेम है मार्केट बॉटम पहचानने का। हाँ, एली का वो आर्टिकल बताता है कि मार्केट बॉटम तब बनता है जब निराशा अपनी चरम सीमा पर होती है। और इस डर को नापने के लिए विक्स नाम का एक इंडेक्स यूज होता है ना। हाँ, विक्स, जिसे आम भाषा में फियर इंडेक्स भी कहते हैं। उसके आंकड़े सच में हैरान करते हैं।
नॉर्मल दिनों में जब शांति होती है तो विक्स लगभग 17 के आसपास होता है, पर जैसे 2008 का क्रैश था या 2020 में लॉकडाउन लगा था, तब विक्स 80 के पार चला गया था। और फाइनेंशियल थ्योरी कहती है कि जब विक्स 80 के पार हो, वही दरअसल मार्केट में खरीदारी करने का सबसे सही वक्त होता है। पर वेट कीजिए, एक इंसान का दिमाग इसको कैसे प्रोसेस करेगा? चारों तरफ डर का माहौल है, न्यूज़ में तबाही दिखा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वही वक्त है पैसा लगाने का। ये तो गिरती ही छुरी पकड़ने जैसा हो गया ना? एक आम इंसान का दिमाग बिल्कुल नहीं मानेगा ये बात, और इसलिए अमूमन लोग मार्केट बॉटम पर अपना नुकसान बुक करके निकल जाते हैं और स्मार्ट निवेशक वहां से कमा लेते हैं। जब सबसे बुरी न्यूज़ आती है ना, तब मार्केट उसको प्राइस इन कर चुका होता है। अच्छा, मतलब उसके बाद कुछ भी अच्छा हो तो मार्केट भागेगा। बिल्कुल। जब तक आम लोगों को लगता है कि इकोनॉमी ठीक हो रही है, तब तक टेक और ऑटो के स्टॉक्स पहले ही 30-40% ऊपर जा चुके होते हैं। तो आखिर इन सब का निचोड़ क्या निकले? हमने देखा कि कैसे मिस इन्वेस्टमेंट होता है, एआई का आंकड़ा 200 बिलियन पहुंच गया, हमने जे कर्व भी समझ लिया और मार्केट बॉटम का डर भी देख लिया। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच एक आम निवेशक क्या करे? वही सबसे बड़ा मुद्दा है। खासकर वो इंसान जो मान लीजिए आने वाले कुछ सालों में रिटायर होने वाला है, वो अपनी पूंजी कैसे बचाए इस उथल-पुथल से? ऐसे लोगों के लिए ही सन लाइफ की रिपोर्ट में एक बहुत अच्छी और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी समझाई गई है, जिसे द कैश वेज स्ट्रैटेजी कहते हैं। ये बेसिकली आपको सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क से बचाती है। सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क? चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि क्लियर हो जाए। मान लीजिए मैं रिटायर हो रहा हूं, मैंने जिंदगी भर की मेहनत से 1 करोड़ रुपए जोड़े और मार्केट में लगा दिए। जिस साल में रिटायर हुआ, अचानक एआई बबल फट गया और मार्केट 30% गिर गया। निकालने के लिए पैसे तो निकालने ही पड़ेंगे अपने पोर्टफोलियो से। और वही सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। वही तो। जब स्टॉक्स सस्ते हैं तो मुझे मजबूरी में सस्ते भाव पर अपने शेयर्स बेचने पड़ेंगे। वो शेयर कभी रिकवर हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने उन्हें बेच चुका हूँगा। तो मेरी पूंजी बहुत जल्दी आग की तरह जल जाएगी। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। जब आप मार्केट गिरे होने पर बेचते हैं तो आप अपने ही घर की ईंटें निकालकर अपना पेट पाल रहे होते हैं। इस ट्रेजेडी से बचाती है कैश वेज स्ट्रैटेजी। ये आपके टोटल पैसों को 3 हिस्सों में बांट देती है। अच्छा, वो 3 हिस्से क्या है? पहला हिस्सा होता है आपके आने वाले सिर्फ 1 साल का पूरा खर्चा। इसे पूरी तरह कैश यानी किसी सेविंग्स अकाउंट में या ऐसी लिक्विड जगह रखना चाहिए जहां रिटर्न की नहीं, सुरक्षा की जरूरत हो। ठीक है, 1 साल का खर्चा कैश में रख लिया, बाकी का क्या करना है? दूसरा हिस्सा होता है आने वाले अगले 2 सालों के खर्चे के बराबर की रकम। इसको थोड़ा कंजर्वेटिव जगह रखें, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स या जीआईसीज में। वहां थोड़ा इंटरेस्ट मिलता रहेगा पर पैसा सेफ रहेगा। तो इस तरह 3 साल का गुजारा एकदम सेफ हो गया। और जो तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा बचा उसका क्या? उस तीसरे और सबसे बड़े हिस्से को आप मार्केट में या इक्विटी फंड्स में लगाकर छोड़ देते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म में ग्रो करे और इन्फ्लेशन को हरा सके। वाह, इसका मतलब ये हुआ कि हमें कब मार्केट गिरेगा या एआई बबल फटेगा इसकी चिंता करके रातों की नींद उड़ाने की जरूरत ही नहीं है। इस स्ट्रैटेजी से हमने अपने लिए एक 3 साल का फाइनेंशियल बंकर बना लिया है। एग्जैक्टली, एक फाइनेंशियल बंकर जहां बाहर चाहे जो तूफान आए आप सेफ हैं। अगर कल को मार्केट 40% गिर भी जाए तो मुझे पैनिक होकर अपने शेयर्स बेचने ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अगले 3 साल का खर्चा तो मेरे बंकर में रखा है। और उन 3 सालों में मार्केट को रिकवर होने का पूरा टाइम मिल जाएगा। है ना? बिल्कुल। आप मजबूरी में सस्ते में अपने शेयर्स नहीं बेचते। ये आपको बस फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं देती, बल्कि दिमागी शांति भी देती है। आप उस जे कर्व के बुरे डिप को आराम से झेल सकते हैं इसके जरिए। क्या बेहतरीन अप्रोच है ये। तो अगर हम अपनी आज की चर्चा को समेटें तो हमने सेंट्रल बैंक्स के इंटरेस्ट रेट से शुरू किया, फिर एआई का वो विशाल निवेश देखा और विक्स इंडेक्स के आंकड़े भी देखे, और आखिर में कैश वेज जैसी ग्राउंड लेवल स्ट्रैटेजी को समझा। हाँ, ये सारी कड़ियां एक ही बड़ी कहानी का हिस्सा है। इकोनॉमी में उथल पुथल तो चलती रहेंगी, बस हमें उसके हिसाब से ढलना आना चाहिए। सही बात है। और अंत में आज की इसी चर्चा से एक नया और विचारोत्तेजक नजरिया निकल कर आता है जो शायद किसी के भी दिमाग में आएगा। आज हमने जे कर्व की बात की ना, जहां शुरू में प्रोडक्टिविटी गिरती है, वो एआई ट्रांजिशन वाला हिस्सा। हाँ, तो जरा सोचिए, क्या किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति या उसका करियर भी इन बड़ी क्रांतियों के दौरान बिल्कुल वैसे ही जे कर्व से नहीं गुजरता? ये तो सच में एक बहुत ही गहरी सोच है। क्योंकि शुरुआती उथल पुथल में हो सकता है किसी का पोर्टफोलियो गिरे या रोजगार पर असर पड़े,
लेकिन जो लोग कैश वेज का इस्तेमाल करके अपनी लिक्विडिटी बनाए रखते हैं और उस खाली समय में नई स्किल सीख लेते हैं, वो इस डिप को बहुत इजीली पार कर जाएंगे। और आगे आने वाली ग्रोथ का पूरा फायदा उठाएंगे। बिल्कुल। एक बार उन्होंने अपनी स्किल अपडेट कर ली तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की उस बड़ी लहर पर सवार हो जाएंगे जो आने वाले कल में उनका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको इस आर्थिक चक्रव्यूह को देखने का एक नया और बिल्कुल साफ नजरिया दिया होगा। खोज करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और समझदारी से